दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज़। हर खबर पैनी नज़र। दोस्तों आज एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर हमारे साथ बैंकिंग ट्रेड यूनियन के बड़े नेता और अगर दूसरी बातों में कहा जाए तो ऑल इंडिया नेशनलाइज्ड बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव संजय दास हमारे साथ है। बहुत सारी बैंकिंग टेक्निकलिटीज़ और बहुत सारी बैंकिंग की का जो प्रश्न आ रहा है उसको लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे संजय दास से। लेकिन उसमें जो सबसे मूल बात है कि 19 जुलाई 1969 को बैंक राष्ट्रीयकरण हुआ था और वो 19 जुलाई आ रही है, यानी अगर आज 8 तारीख है तो आप समझ लीजिए कि 10-11 दिन के बाद बैंक दिवस मनाया जाएगा। और उसमें भी खास बात यह है कि 18 जुलाई को मानसून सत्र शुरू हो रहा है संसद में। अब डर ये है कि शायद उस बिल का इंतज़ार, जो उस काले कानून की बात जो की जा रही है, कहीं उस बिल को जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ एक कदम और बढ़ाकर केंद्र सरकार जो है वो बैंक के जितने भी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कोई खेल ना खेल दे। हमारे साथ संजय दास हैं। दादा, आज 8 तारीख हो चुका, 11 दिन बाद बैंक दिवस और उसके एक दिन पहले संसद शुरू हो रहा है, क्या डर है बताइए। देखिए, अभी 19 जुलाई आ रहा है और 1969 में ये राष्ट्रीय बैंक को दर्जा दिया गया था और सार्वजनिक क्षेत्रों का बैंक को ये राष्ट्रीय बैंक के रूप में लाया गया था। और हम लोग इसी दिन को ये हमारे बैंकर्स डे के हिसाब से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार संयोग की बात है कि 18 तारीख का हमारे मानसून सत्र चालू हो रहा है। और इस बार आपको मालूम है कि पिछले अधिवेशन में, बजट अधिवेशन में निर्मला सीतारमण जी डिक्लेयर किए थे कि 2 बैंकों का निजीकरण का चर्चा हो रहा है और सरकार की ये मंशा है। लेकिन अब सुनने के लिए आ रहा है कि सरकार सिर्फ 2 ही बैंक नहीं, ये जो सरकार की जो हिस्सेदारी जो है, जो सरकारी बैंक में, सारे बैंक में ये सारे हिस्सेदारी उन्होंने बेचना चाहते हैं। मतलब क्या है, उसमें सारे बैंक आ जाएंगे। 1970 बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट के तहत राष्ट्रीय बैंक में सरकार का हिस्सेदारी न्यूनतम 51% होनी चाहिए। तो 51% का नीचे अगर सरकार बोल रहा है कि कोई फीसदी नहीं रखेगा, कोई उसका हिस्सेदारी नहीं रखेगा, तो सारे बैंकों का निजीकरण का रास्ता तैयार है। तो इसी को लेकर के हम लोग को तो पहले से हम लोग बोल के कहा रहा है कि ये निजीकरण की जो प्रस्ताव, ये लूटबात की प्रस्ताव है, क्योंकि इस देश से कुछ भला नहीं होगा। क्योंकि सरकार की ये जो मंशा है, जो ये जो निजीकरण करके ये जो अपने जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट फुलफिल करेंगे, उसमें भी हम लोग का सवाल है। आपका डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट अपनी इस बार 1,70,000 करोड़ के रुपए से घटा के आप 65,000 करोड़ किए हैं। लेकिन इस बार जितने बैंक आपका है राष्ट्रीय बैंक, ये राष्ट्रीय बैंक ने नेट प्रॉफिट किया है 66,730 करोड़। मीन्स आपका जो डिसइन्वेस्टमेंट का जो टारगेट है उससे ज़्यादा नेट प्रॉफिट इनका हो गया। आप क्या कहिएगा इसका बावजूद? अगर आप करना चाहते हैं तो इसका जवाब दीजिए, क्योंकि हम लोग सवाल पूछते हैं कि बैंक निजीकरण का विपक्ष में हम लोग तो हजार चीज़ बोलते हैं, लेकिन बैंक निजीकरण का सपक्ष में सरकार को एक भी कारण आम जनता का सामने लाने के लिए कहिए। एक भी कोई कारण हासिल नहीं होगा, देश की कोई कल्याण नहीं होगा, आम जनता का ऊपर बहुत सारे परेशानियाँ आएगी, देश का जो अर्थनीति है ये चूर-चूर हो जाएगा। देखिए, बार बार एक ही पॉइंट पर चर्चा हो रही है और इसे ही लेकर शक जताया जा रहा है। अगर बंगला में कहें तो बादल अधिवेशन यानी मानसून सत्र जो है वो 18 जुलाई से शुरू हो रहा है। और पिछले सत्र के अंतिम दिन जिस प्रकार से सरकार ने संकेत दिए थे कि अगले अधिवेशन में संसद के पटल पर वो बिल ले आएंगे हम लोग जो बैंक को निजीकरण के तरफ धकेल देगा। और अगर सरकारी बैंक, जिसके कौन कौन से वो बैंक होंगे, ये तो एक लॉटरी के टिकट की तरह है कि कौन कौन से बैंक, जिस बैंक का नाम आ जाएगा उस लॉटरी में समझ लीजिए उस बैंक का नाम आ जाएगा कि भाई ये बैंक आज से प्राइवेट हो गया। लेकिन सभी बैंकों की चिंता है, बैंक यूनियन की चिंता है और उसमें जो काम करने वाले कर्मचारी हैं दादा, उनकी भी बहुत चिंता है।
हाँ, देखिए कौन बैंक आएगा इसमें किसी को पता नहीं है, क्योंकि ये जो है सरकार की जो बैंकिंग बिल अमेंडमेंट है, इसमें 2 बिल इन लोगों को चेंज करना चाह रहा है। एक 1969 बैंकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट और 1970 1980 बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट। ये अगर चेंज हो जाएगा तो सारे बैंक को जो विलय करने का मंशा ये पूरी हो जाएगी, और सरकार की यही मंशा है। इसीलिए देखिएगा कि ये बोल रहे हैं, अब बोलने लगा है कि नीति आयोग से लेकर के डीपम ने बोल रहे हैं कि सरकार ये जो हिस्सेदारी पूरा के पूरा बेचने का कोशिश कर रहा है। जो हम लोग शुरू से बोल के आ रहे थे कि ये कोई किसी एक बैंक के लिए नहीं है, ये जो समस्याएं हैं, ये जो प्रॉब्लम चालू होगी, ये सारे बैंक के लिए होगी, क्योंकि सरकार को भी अभी मालूम नहीं है कौन बैंक बेचा जाएगा। क्योंकि जो खरीदने वाला है, आप तो देश पूरा बेचने के तहत चल रहा है, जो खरीदने वाला आएगा वो बोलेगा कि कौन बैंक को हम लेंगे, कौन बैंक को नहीं लेंगे। उनको जो अच्छा लगेगा वही बैंक को वो ले लेंगे। युवा शक्ति पर संजय दास, मैंने पहले भी कहा, बैंकिंग ट्रेड यूनियन के बड़े नेता, पश्चिम बंगाल के अव्वल नेता संजय दास हमारे साथ हैं और बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा युवा शक्ति की तरफ से कि फिर से उस बात को ज़रा हमारे चैनल के हमारे व्यूवर्स को बताएं, ताकि इस चैनल के मार्फत जितने भी कर्मचारी, जो बैंक कर्मचारी हैं, बैंक के ऑफिसर्स हैं, वो जो देख रहे हैं, वो भी इस बात को, इसकी तकनीक को समझे। मैं फिर से वो सवाल आपसे करूंगा कि कौन सा बैंक जो है वो कितने नंबर पर है, कि ये बैंक पहले आएगा निजीकरण के लिए या पीछे वाला बैंक को पकड़कर आगे ले जाया जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं दादा? देखिए, बैंक जिस टाइम संयुक्तिकरण हुआ था, मर्जर हुआ था, उस टाइम भी हम लोग न्यूज़पेपर में हर रोज़ कुछ ना कुछ देखते थे। ये बैंक का साथ ये निजीकरण विलय हो रहा है, ये बैंक का साथ ये हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो हुआ थोड़ा सा दूसरा ही हुआ है। और बड़े बैंक को पहले ले लिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा को ले लिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और इंडियन ओवरसीज़ बैंक को, ओवरसीज़ बैंक को ले लिया है। तो उसका बाद क्या कहते हैं कि मीन्स अगर एक बैंक का, तीनों बैंक का जिस टाइम आपका चालू हुआ कि मर्जर, उसका बाद एक लेकर के सारे बैंकों का ये संयुक्तिकरण हो गया है। और इसमें भी ये जो निजीकरण में भी कोई नहीं कुछ बोल नहीं सकता है, क्योंकि बहुत दिनों से बहुत परमुटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा है। और मैं जो वही कहा, सरकार को भी मालूम नहीं है जो कौन बैंक को ये पहले निजीकरण होगा, कौन बैंक को बाद में निजीकरण होगा। लेकिन सरकार की मंशा आप प्रकट हुए हैं कि सारे बैंक का विलय इन लोग करना चाहते हैं। उसमें कब पहले कौन होगा कोई नहीं जानता है। जो खरीदने वाला है सिर्फ उसी को पता है जो कौन बैंक वो पहले खरीदेगा, क्योंकि अच्छा बैंक वो खरीदने के लिए तैयार होगा, खराब बैंक तैयार होने के लिए तैयार। क्योंकि अगर इस तरह का बातें अगर होती तो येस बैंक को खरीदने के लिए कोई क्यों नहीं आ रहा है। ये DLNFS सबसे बड़ा NBFC, ये भी ठप हुआ है। और इसको बेल आउट करने के लिए कौन आया है? LIC आया है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आया है। इसके लिए कोई प्राइवेट संस्था क्यों नहीं आया है? DHFL ये जब ठप हो रहा है तो इसको खरीदने के लिए कोई प्राइवेट संस्था क्यों नहीं आ रहा है? तो ये सब बात है। PMC बैंक जब डूब रहा था, उसको खरीदने के लिए कोई प्राइवेट संस्था क्यों नहीं आ रहा है? अब देखिए, आपका स्पाइस जेट का प्रॉब्लम हो रहा है। अब सारे आपका जो एविएशन सेक्टर है टोटल प्राइवेट हो गया है। तो इसको उस टाइम खरीदने के लिए तो कोई नहीं आ रहा है। अब कौन सा खरीदे हैं? जो एयर इंडिया को आप खरीद लिए हैं, जिसमें पूरा पानी का भाव में आपने खरीद लिया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो कोई ख़राब बैंक कोई खरीदने वाला कोई नहीं है, कोई अच्छा बैंक खरीदेगा जो कि आपको मुनाफा दे रहा है। और आज का दिन में हर सरकारी क्षेत्रों की बैंक प्रॉफिट दे रहा है, टैक्स दे रहा है, डिविडेंड दे रहा है, क्योंकि इस बैंकों का ऊपर 1991 से लेकर के 14 से तो बहुत ज़्यादा अटैक चालू हुआ है। इसको हम लोगों को तरफ बहुत सारे अटैक आया, SDR का नाम से, CDR का नाम से, S4 का मॉडल से, उसका बाद आपका क्या कहते हैं कि हेयर कट का नाम से बहुत तरह हम लोग के ऊपर आक्रमण आया। लेकिन सरकारी बैंक को कोई झुका नहीं पाया, कोई सरकारी बैंक को झुका नहीं पाया। बल्कि सरकारी बैंक अभी का जो स्थिति है, उस स्थिति में सरकारी बैंक, हर सरकारी बैंक आने वाले दिनों में और ज़्यादा तरक्की करेगा। और इसका साथ साथ मीन्स सरकारी बैंक को, सरकार की जो प्रकल्प ये वास्तवायित करने में सरकारी बैंक ही होता है। हम लोग का सवाल है जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ये क्यों आपका कोई प्राइवेट बैंक के ऊपर थोपा नहीं जाता है? और ये जो सरकारी बैंक ने एक हफ्ता में
1.8 करोड़ का प्रधानमंत्री जन धन योजना का अकाउंट खोल करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम उठाया और इसको लेकर के अब पूरा विश्व में जा करके अपना क्रेडिट लिया है। इसका क्रेडिट किसका जाता है? सरकारी बैंक को ही जाता है। तो ये सब भूल गया। आम जनता भूला नहीं, आम जनता क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि आम जनता का लाभ होता है, उनका ट्रस्ट है, उनका विश्वास की जाएगा है सरकारी बैंक। ये सरकारी बैंक का ऊपर कोई भी अगर अटैक आएगा तो हमारे जो ग्राहक है ये ग्राहक उसको रोक देंगे। लाख रुपए का लेकिन सवाल ये भी है यहाँ पर संजय दास से मैं पूछना चाहूँगा कि अगर समझ लीजिए कि 10 दिनों के बाद जब बादल अधिवेशन यानी मानसून सत्र में अगर संसद के पटल पर वो निजीकरण का जो काला कानून जिसे आप लोग कह रहे हैं, अगर वो काला कानून आ जाता है तो संजय दास या फिर आपकी जो यूनियन है सड़क से लेकर संसद तक कितना बड़ा आंदोलन करेगी, दर्शकों को बताएं। सड़क से लेकर के हम लोग सोशल मीडिया से लेकर के हमारे जो ग्राहक है और हमारे जो कर्मचारी है वो रोड पर कूद पड़ेंगे। और ये जो बैंकर्स का ऐसे यूनाइटेड है, बैंकर्स जो यूनियंस है उनका क्षमता बहुत काफ़ी है। वो आज तक हम लोगों ने मीन्स दिखाया भी कुछ, लेकिन और उभार के आएगा। पूरा देश की अर्थनीति को पूरा इसका ऊपर प्रेशर आएगा, लेकिन इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे, इसके लिए जिम्मेदार होंगे सरकार। दादा एक सवाल है, जब हम लोग बैंक में जाते हैं 9:45 बजे भी अगर हम बैंक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सारे जो स्टाफ है बैंक के वो बैंक में 9:45 तक ही हाजिर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि 10 बजे के बाद से अगर कोई कैश में अगर किसी को पैसा निकालना है और कैशियर अगर नहीं है तो वो हंगामा कर देगा, इसलिए देखते हैं। और शाम को 4 बजे के बाद सारा अकाउंट्स को मिला रहे हैं स्टाफ, भले ही गेट बंद रहता है लेकिन भीतर में सारे स्टाफ बैठकर अकाउंट्स मिलाते रहते हैं। इससे पता चलता है कि जो बैंक के स्टाफ हैं वो कितने ज़्यादा जिम्मेदार हैं। और अब जब निजीकरण का बिल आ जाएगा, निजी बैंक को निजीकरण कर दिया जाएगा, उन स्टाफ पर, उनके परिवार पर क्या बीतेगी? दादा संजय दास बताइए हमारे दर्शकों। देखिए, ये तो सबसे बड़ा समस्या होगी, क्योंकि बैंक का ये निजीकरण हो जाने के बाद निजी क्षेत्र का मूल मकसद ही है कि मुनाफा करना। निजी क्षेत्र का अगर बैंक हो जाएगा तो ओवरलैपिंग ब्रांचेस जो है, जो ब्रांचेस बंद हो जाएगा। आपको पता है ये कुछ दिन का पहले, 1 साल का पहले जो संयुक्तिकरण हुआ था, संयुक्तिकरण का चलते करीब 3000 ब्रांचेस शाखाएं बंद हो गई थी। 3000 शाखाएं बंद हो गया मतलब 25-30 हज़ार का लोगों का नौकरी चला गया। अब ये बैंक का अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो ये जो बोले कि ओवरलैपिंग ब्रांचेस बंद हो जाएगी, बहुत लोगों का नौकरी चला जाएगा। और आजकल आप देख रहे हैं हमारे सरकार की जो मंशा वो भी है, सरकार की जो नीति जो है, ये दे आर डिपेंडिंग, वो बहुत सारे निर्भर कर रहे हैं ये जो कंट्रैक्चुअल लेबर इसका ऊपर। क्योंकि ये कंट्रैक्चुअल लेबर होने से क्या होता है, स्थायी कर्मचारी का सिवा अगर आप अस्थायी कर्मचारी रखते हैं तो उसके ऊपर दमन पीड़न उत्पीड़न बहुत ज़्यादा होगा, उसको कम सैलरी में आप काम करा सकते हैं। इसीलिए हमारे देश की, ये भारत जैसा देश, इसमें एवरेज एज है 29, तो हमारे देश में 65 से 70% मीन्स जो हमारे जो देशवासी है उनका एज जो है ये 30-35 से नीचे है। तो ये लोग उच्च पढ़ाई करके, उच्च शिक्षा ले करके आज बैंक में आकर के कोई गुनाह किया है, काल अगर उसका पेट पर लात पड़ेगा, उसको अगर रोड पर निकाल दिया जाएगा, आप क्या सोचते हैं इसका असर जो पड़ेगा आम जनता का ऊपर पड़ेगा। करप्शन बढ़ जाएगा, चोरी चमारी सब कुछ बढ़ जाएगा और कंपटीशन होगा। इन लोग जा करके कम्पीट करेंगे प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उसका साथ कम्पीट करेंगे, क्योंकि इन लोग तो भूखा तो नहीं मरेंगे। इसलिए जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उसका ऊपर भी अवसर पड़ेगा। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं वो भी आइए, हमारे ये जो लड़ाई है इसमें आप भी शामिल होइए। ये मत सोचिए कि हम प्राइवेट सेक्टर में हैं, क्योंकि आपका ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। हमारे नौजवान, शिक्षित नौजवान, एक्सपीरियंस नौजवान जा करके आपका ऊपर से आप जो काम कर रहे हैं उसका ऊपर भी दबाव डालेगा। चलिए, हमारे साथ बैंकिंग ट्रेड यूनियन के बड़े नेता संजय दास हैं। जब हम लोगों ने दर्शकों को पहले बताया था कि हम लोग आने वाले दिनों में संजय दास का इंटरव्यू करेंगे, तो बहुत सारे दर्शकों ने और बहुत सारे बैंक कर्मचारियों ने हमें बहुत सारे मेल्स भेजे, बहुत सारे व्हाट्सएप किए। उसमें से 2 सवाल हमारे साथ है, वो सवाल को हम लोग लेंगे संजय दास से। सर, एक सवाल है कि वेतन वृद्धि का जो समझौता है वो कब होगा, क्योंकि 2022 में वो ड्यू है।
थोड़ा वो हमारे दर्शकों को बताएं जरा। देखिए, ये वेतन समझौता हमारे बैंक में 5 साल का बाद होते हैं। ये जो 12वीं जो वेतन समझौता जो होने वाला है वो नवंबर 2022 से ड्यू है। जो वेतन समझौता होता है उसका पहले एक तो चार्टर ऑफ डिमांड सबमिट करना पड़ता है, लेकिन हमारे जो 11वीं जो समझौता है उसमें कुछ हमारे जो दबाव था, हमारे जो डिमांड था वो डिमांड पूरी नहीं हो चुकी थी। उसको रेसिडुअल डिमांड हम लोग बोलते हैं। तो रेसिडुअल को इन लोग बोले थे कि आप लोग मीन्स आपको मालूम है नवंबर 2020 में इसको ये वेतन चुकती का साक्षर हुआ था। उस टाइम बोला गया था जो बाकी जो रेसिडुअल जो चीज़ है वो आपको हम लोग कर देंगे, मीन्स नेक्स्ट बाइपार्टाइट सेटलमेंट का पहले ही। तो आज तक भी बार बोलने का बाद भी इन लोगों ने कुछ नहीं कर रहे हैं। मीन्स हमारे जो असल जो मुद्दा है 5 डेज वीक लेकर के पेंशन अपडेशन और युवाओं के लिए जो स्क्रैपिंग ऑफ NPS, ये सब लेकर के हम लोग जो मुद्दा जो चालू कर रहे हैं इसको कुछ नहीं हद हो रहा है। आपको मालूम है पिछले महीना का 27 तारीख को हम लोग धर्मघाट का भी ऐलान किए थे, लेकिन वो धर्मघाट हम लोग उसको विड्रॉ कर लिए थे इसी आश्वासन का पर कि हाँ इन लोग ने कुछ करेंगे। लेकिन हमारे जो कुछ दिन पहले 1 तारीख को जो मीटिंग हुई उसमें कोई आश्वासन नहीं मिला। बोला कि फिर हमसे पूछना पड़ेगा, ये करेगा वो करेगा। ये देखिए 15 दिन का जो 5 दिन का जो हफ्ता है ये 2015 से लेकर का 2022 उस टाइम बोला गया था कि हम लोग कर देंगे कुछ दिन का अंदर ही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमारे नौजवान आप जो बोल रहे हैं सुबह 9 बजे पहुंच जाते हैं, रात को कब घर जाते हैं मालूम नहीं है। ये उनका शरीर का ऊपर, इनका मन का ऊपर असर पड़ता है। और 1 दिन का छुट्टी है, सारे विश्व में देखिएगा कि 4 दिन का हफ्ता होता है। और हमारे यहाँ अभी जो है डिजिटलाइजेशन है, डिजिटल प्लेटफॉर्म में बहुत सारे बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध है, फिर भी 1 दिन बंद करने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ग्राहकों के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी सरकार की क्या पता नहीं है इन लोग मानने के लिए क्यों नहीं तैयार है, ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा एक सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये बैंक से जितने भी बहुत सारे ऑफिसर्स रिटायर हैं और वो पेंशन भोगी हैं, तो उनका एक सवाल है कि पेंशनर्स का जो रिवीज़न है वो कब होगा, ये संजय दास हमारे दर्शकों को जरा बताएं। ये देखिए बहुत ही कीमती सवाल है। पेंशनर्स जो है ये हमारे देश की वरिष्ठ नागरिक है। ये देश सेवा में इतना दिन तक जुटे हुए थे, इतना दिन बैंक की सेवा किए हैं, लेकिन इनके जो पेंशन जो अपडेशन है, हमारे एक पेंशन में, बैंकिंग पेंशन में एक चीज़ है, जिस दिन वो रिटायर करते हैं उस दिन जो बेसिक पेंशन है वो जिस दिन वो मरेंगे तब तक पेंशन एक ही रहता है। बाइपार्टाइट सेटलमेंट में वेतन जो समझौता होता है, वेतन वृद्धि का साथ साथ उसका पेंशन नहीं बढ़ता है। ये बहुत दिन से ये टाल बहाना चल रहा है। आज बोल रहा है कि एक्चुअरीज का फंड नहीं है, एक्चुअरीज को देखेंगे, एक्चुअरीज को फंड बताने के लिए कहेंगे। काल बोल रहा है कि एक्चुअरीज यही है वो है, अभी फंड नहीं है। फंड क्यों नहीं है भाई? ये तो फंड तो पेंशन का फंड तो अलग से ही है। और पेंशन जो 1995 जो पेंशन एक्ट है उसका तहत भी उसका वो 35.1 ये 2003 साल में अटल बिहारी वाजपेयी जिस टाइम थे इसको अमेंडमेंट हुआ था, और उसको अमेंडमेंट में वो गवर्नमेंट गेजेट नोटिफिकेशन में भी था कि इसको अभी पेंशन अपडेशन भी इसमें शामिल किया जाएगा। और इसमें एक क्लॉज था, क्लॉज नंबर 11 में है, ये बोला हुआ है कि हर साल हर बैंक में बैलेंस शीट पब्लिश करने का पहले एक्चुअरीज द्वारा इसको जजमेंट किया जाएगा पेंशन फंड में कितना कमी है ना है, अगर कमी है तो उसको फुलफिल किया जाएगा। तो पेंशन फंड में तो कमी वाला कोई बात नहीं है। ये बुजुर्ग लोगों को इतना दिन से इन लोग जो हल्ला कर रहा है, इन लोग जो मांग रहे हैं, ये जो इनका जो मांग है ये जायज़ मांग है, ये क्यों नहीं दे रहा है ये मुझे मालूम नहीं है। चलिए, बात करने के लिए, इतना समय देने के लिए संजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल अब भी वही है कि 10 दिनों के बाद जब संसद का मानसून सत्र शुरू हो जाएगा तो क्या केंद्र सरकार उस सत्र में, उस पटल पर क्या बैंकों के निजीकरण वाला जो बिल है जो कई दिनों से लंबित है और माना जा रहा है, संकेत मिल रहे हैं कि वो बिल इस बार संसद के पटल पर आएगा, किस बैंक के लिए आएगा? जैसे संजय दास ने कहा कि सिर्फ खरीदने वाला ही जानता है, देने वाला बिल्कुल नहीं जानता कि किस बैंक का नंबर कब आएगा। तो देखने वाली बात होगी कि उसके बाद बैंक यूनियन क्या कदम उठाती है, क्या सड़क से लेकर संसद तक ये लोग हिला देंगे सरकार को, क्या सड़क से लेकर संसद तक पूरे लोगों को लेकर ये लोग जाम कर देंगे और क्या कुछ आगे का ये कर्मसूची करेंगे, देखने वाली बात होगी। उसके पहले सरकार को बिल को लाना होगा, उसके बाद जो तूफानी कार्यक्रम है संजय दास जी का और उनके यूनियन का वो हम लोग देखेंगे। फिलहाल देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नज़र।
अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।